Good morning, everyone. Yesterday, we have completed the explanation of our third chapter, that is gender, religion, and caste. And today, we will do the back exercise questions of this chapter. So, let's start. First question: mention different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India. लाइफ के अलग अलग आपको वो एस्पेक्ट एक्सप्रेस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं जहाँ पे वुमेन्स जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी में, या उनको डिसएडवांटेज जो है वो फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी में. आंसर: इन इंडिया वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इंडिया में जो वुमेन है उसे अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरीके के डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे हैं लाइफ में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, बहुत सारी जगह हो गई. फर्स्ट, लिटरेसी. The literacy rate for women is lower at 65.46% compared to 82.14% for men. इंडिया में सबसे पहला जो वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो उनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है वो फेस करना पड़ रहा है एजुकेशन के फील्ड में, लिटरेसी के फील्ड में. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वुमेन का जो लिटरेसी रेट है कि कितनी वुमेन्स जो है पढ़ी लिखी हैं, वो रेट सिर्फ कितना है 65.46% वुमेन जो है इंडिया में वो लिटरेट हैं. और जबकि मैन का जो रेशो है एजुकेशन के फील्ड में या लिटरेसी के फील्ड में वो कितना है 82.14%. This persistent gap in literacy rate between man and woman highlights ongoing challenges in achieving gender equality in education. ये लिटरेसी रेट में जो मैन और वुमेन के बीच में जो इतना गैप है, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि वुमेन के मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अचीव करने के फील्ड में एजुकेशन में कितने सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं. सेकेंड, हायर एजुकेशन. Girls are less likely to pursue higher studies after school compared to the boys. हमने इंडिया में ये देखा है कि as compared to the boys जो गर्ल्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कम जाते हैं या फिर स्कूल के बाद अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसमें या फिर हायर स्टडीज़ के लिए वो आगे परस्यू नहीं करती या फिर कंटिन्यू नहीं करती. Many girls drop out due to financial constraint as families often prioritize spending on boys education over girls. बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो स्कूल के बाद अपनी एजुकेशन को ड्रॉप ऑफ कर देती हैं, या तो फैमिली की कंडीशंस की वजह से बोल लो या कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से बोल लो, क्योंकि इंडिया में जो फैमिलीज़ हैं वो आज भी एज कम्पेयर टू द गर्ल्स बॉयज़ के एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करना वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं. तो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन ऑल्सो. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Women have limited access to highly paid jobs compared to the men. अगर मैन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो वुमेन का असेस है हाईली पेड जॉब्स, यानी जिन जॉब्स में सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ पे वुमेन का जो असेस है वो कम है. डिस्पाइट वर्किंग लॉन्गर आवर्स ऑन एवरेज, क्योंकि वुमेन जो है एज एन एवरेज एज कम्पेयर टू द मैन वो ज़्यादा देर तक काम करती हैं. वुमेन्स वर्क इज ऑफन अनपेड, उसके बावजूद भी जो वुमेन का वर्क होता है उसकी वो वैल्यू नहीं होती, उसके लिए उतनी उसको सैलरी नहीं पे की जाती. इवन दो द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1966 मैंडेट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वुमेन कंटिन्यू टू बी पेड लेस देन मैन इन वेरियस फील्ड्स. सबसे पहले वुमेन्स को जो है उनको इक्वल सैलरी नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू द मैन. जो काम मैन भी कर रहा है वुमेन भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसी काम के लिए मैन को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, वुमेन को कम सैलरी दी जा रही है. इस सिचुएशन को देखते हुए एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है वो पास किया गया 1976 में, और ये एक्ट कहता है कि मैन और वुमेन अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल सैलरी दी जाएगी. ये एक्ट पास करने के बावजूद भी जो है वुमेन कॉन्टिन्यू टू बी पेड लेस देन मैन इन वेरियस फील्ड. वुमेन को जो है कम सैलरी दी जा रही है एज कम्पेयर टू द मैन, और ये बहुत सारे फील्ड्स में जो है clearly visible है. Next point, sex ratio. The sex ratio in India stands at 107.48 males per 100 females. इंडिया में जो सेक्स रेशो है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. अगर मैन का जो सेक्स रेशो है वो 107 पे है तो वुमेन का कितना है 100. तो इतना ज़्यादा मतलब वुमेन और मैन का जो बर्थ है या फिर उनका जो सेक्स रेशो है उसके बीच में डिफरेंसेस हैं. दिस इम्बैलेंस रिफ्लेक्ट्स डीप रूटेड जेंडर बायसेस. ये जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है मैन और वुमेन के बीच में, ये रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है कि कितने ज़्यादा जेंडर बायसेस जो है इंडिया में हो रहे हैं वुमेन के साथ. एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर मेल चिल्ड्रन, और वुमेन को, मेल को जो है जो कल्चरल प्रेफरेंसेस दी जा रही हैं आज भी हमारे सोसाइटीज़ में जो है पेरेंट्स जो हैं एज कम्पेयर टू द बेबी गर्ल दे वांटेड अ बेबी बॉय.
लीडिंग टू इश्यूज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। इन इश्यूज की वजह से, इन जेंडर बायसेस की वजह से, इन कल्चरल प्रेफरेंसेस की वजह से जो फीमेल फोर्टिसाइड के जो इशू हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। जेंडर पे बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के साथ, ये इश्यूज हमारे सामने जो हैं आ रहे हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन था कि क्या अलग अलग वो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में जहाँ पे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर जहाँ पे वुमेन को जो है डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है, उसके साथ ऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहला जो फील्ड है वो है लिटरेसी का। एजुकेशन की अगर हम बात करें, मेल का एजुकेशन रेट क्या है 82.14%, वहीं पे फीमेल का एजुकेशन रेट क्या है 65.46%। दूसरा, वुमेन को जो है डिसएडवांटेज फेस वो करना पड़ रहा है हायर एजुकेशन के फील्ड में। गर्ल्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कम मतलब आगे परस्यू कर पाती हैं अपनी एजुकेशन। स्कूल के बाद आज के टाइम में भी बहुत सारी गर्ल्स अपनी एजुकेशन ड्रॉप आउट कर देती हैं फैमिली प्रेफरेंसेस की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, क्योंकि फैमिली क्या प्रेफर करती हैं कि वो बॉयज़ की एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करना प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल्स एजुकेशन। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के केस में भी वुमेन को जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। क्यों? वुमेन को जो है हाईली पेड जॉब्स, उनको वहाँ पे उनका जो नंबर है एज कम्पेयर टू द मैन काफ़ी कम है। इक्वल वर्क के लिए उनको इक्वल वेजेस नहीं दिए जा रहे। एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास किया गया कि मैन और वुमेन को जो है इक्वल वेजेस दिए जाएंगे। उसके बावजूद भी आज भी वुमेन और मैन की सैलरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है सेक्स रेशो। इंडिया में जो नंबर ऑफ द गर्ल्स है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ द बॉयज़ वो काफ़ी ज़्यादा लो है। और ये चीज़ें, इस चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? हमारे जेंडर बायसेस जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर द बॉयज़ जो इतने लंबे टाइम से चली आ रही हैं, और इस वजह से क्या इशू सामने आ रहे हैं? फीमेल फोर्टिसाइड एंड द lack of the sex ratio between the girls and the boys. So this is the first question. Let's move to the next. State different forms of communal politics with one example each. जो कम्युनल पॉलिटिक्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए और हर कम्युनल पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल दीजिए। वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके की कम्युनल पॉलिटिक्स हमारे पास होती है। फर्स्ट, रिलीजियस प्रीजुडिसेस। अपने दिमाग में किसी रिलीजन के रिगार्डिंग कोई प्रीजुडिस या फिर कोई स्टीरियोटाइप्स जो है वो सेटल डाउन करना। Communalism often involves harboring prejudiced attitude towards other religious communities, perpetuating stereotypes and believing in the superiority of one's own religion. Communalism में हमेशा मतलब ओपनली या फिर जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ प्रीजुडिस एटीट्यूड हमारा होता है किसके रिगार्डिंग? दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज के रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग हम कुछ किसी और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग हम कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हमारा रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है और उनका रिलीजन हमारे रिलीजन से इन्फीरियर है। This can be observed in the activities of militant religious groups that promote intolerance and hatred towards other faiths. और इस रिलीजियस प्रेजुडिस का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किन की एक्टिविटीज़ में? मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ में, जैसे कि जो काइंड ऑफ अ टेररिस्ट हैं, जो दे आर सेइंग इन द अफगानिस्तान की वी विल मेक द अफगानिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे वो सबका रिलीजन कन्वर्जन करवा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इन मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ में, जो क्या प्रमोट करते हैं? दूसरे रिलीजन्स के रिगार्डिंग इंटॉलरेंस और हेटर्ड कि हाँ हमारा रिलीजन सुप्रीम है, हम मतलब हर किसी का अपने रिलीजन में वो कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, दूसरे रिलीजन्स जो है इन्फीरियर हैं, हमें उनको नहीं टॉलरेट करना चाहिए, उनके रिगार्डिंग हेटर्ड फैलाना। दीज विल इंक्लूड इन द रिलीजियस प्रीजुडिस। सेकेंड पॉइंट, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। Communalism may also manifest as a desire for one religious community to dominate over others politically. पॉलिटिकल डोमिनेंस क्या होता है? कम्युनलिज्म इस फॉर्म में भी आ सकता है कि जहाँ पे एक कम्युनिटी के अंदर, एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर डिजायर होती है दैट दे वांट देयर डोमिनेंस ओवर द अदर रिलीजियस कम्युनिटीज बाय द पॉलिटिकल मेथड्स। दिस फॉर्म नॉन एज मेजोरिटेरियनिज्म। और इसको हम क्या बोलते हैं? जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस अपना रिलीजियस बेसिस पे वो एस्टैब्लिश करना चाहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। It can lead to tensions and conflicts between political parties based on religious affiliations. तो जब इस तरह का मेजोरिटेरियनिज्म या इस तरह का रिलीजियस डोमिनेंस किसी एक कम्युनिटी का बढ़ने लगता है तो इससे सोसाइटीज़ में टेंशंस क्रिएट होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं।
थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना। Another common form of communal politics involves mobilizing voters along religious lines during elections. एक और जो कॉमन फॉर्म है या फिर कॉमन टाइप है कम्युनल पॉलिटिक्स का, वो ये क्या है कि वोटर्स को मोबिलाइज किया जाता है, वोटर्स में अवेयरनेस लेके आई जाती है इलेक्शंस के टाइम पे। किन लाइंस पे? रिलीजियस लाइंस पे, कि तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो पार्टी तुम्हारे रिलीजन के लिए काम करे, उसको वोट दो। तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो कैंडिडेट जो है इस तुम्हारे रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसको वोट दो। तो मोबिलाइजेशन तो किया जाता है वोटर्स का, लेकिन वो मोबिलाइजेशन किस बेसिस पे किया जाता है? रिलीजियस लाइंस पे। किस टाइम पे? इलेक्शंस के टाइम पे। Politicians may resort to diverse rhetoric and hate speech to appeal to certain religious communities. Politicians क्या करते हैं? वो hate speech देते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, अपील करते हैं किसी एक certain religious communities से कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे प्रमोशन के लिए, हम तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। Exacerbating communal tensions for electoral gains। और जब इलेक्शंस के टाइम पे इस तरीके की हेट स्पीच दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज का सपोर्ट पाने के लिए, तो इससे क्या होता है? उस टाइम पे कम्युनल टेंशन जो है वो सोसाइटी में और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, communal violence। Perhaps the most visible and destructive form of communal politics is communal violence। सबसे ज़्यादा आप जो कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो विजिबल है, देखने को मिलती है कम्युनल पॉलिटिक्स की एक फॉर्म, या सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है कम्युनल पॉलिटिक्स की, वो क्या है? कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस मतलब रिलीजन के नाम पे जो दंगे किए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के बीच कह लीजिए या दूसरे रिलीजन्स के बीच कह लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनल वायलेंस। दिस इंक्लूड्स रियोट्स एंड क्लैशेस बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज। इसमें कम्युनल वायलेंस में क्या इंक्लूड होता है? रियोट्स किए जाते हैं, क्लैश होते हैं दो या तीन या फिर उससे ज़्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, ऑफन फ्यूल्ड बाय रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड exacerbated by political and social factors। और ये जो रियोट्स होते हैं, जो क्लैशेस होते हैं, इनमें फ्यूल डालने का काम कौन करता है? हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स और कुछ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स। Such violence can have devastating consequences for communities and societies as a whole। और जब इस तरीके के रिलीजियस वायलेंस या फिर कम्युनल वायलेंस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए भी और हमारी दोनों कम्युनिटीज़ के लिए भी। चाहे वो, हम ये नहीं कह सकते कि जब इस तरीके के वायलेंस होते हैं तो सिर्फ सोसाइटी को इम्पेक्ट होता है, नहीं। जब इस तरीके के वायलेंस होते हैं तो वो दोनों कम्युनिटीज़ या वो तीनों कम्युनिटीज़ जिनके बीच में वायलेंस हो रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट जो है फेस करना पड़ता है। सो दिस इज कम्युनल वायलेंस। सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या अलग अलग तरीके की कम्युनल पॉलिटिक्स की कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं। पहला था रिलीजियस प्रेजुडिसेस। हमारे दिमाग में जो है कुछ ना कुछ प्रेजुडिस सेट होते हैं किसी ना किसी रिलीजन के लिए, किसी ना किसी कम्युनिटी के लिए, और वो धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ, वो फेथ उस रिलीजन के रिगार्डिंग वैसा ही बन जाता है, और इससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर दूसरे रिलीजन्स के लिए इंटॉलरेंस और हेटर्ड जो है वो जनरेट होती है। सेकेंड, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। एक रिलीजियस कम्युनिटी जब ये चाहे कि मेरा डोमिनेंस एस्टेब्लिश होना चाहिए किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर, तो उससे भी क्या होता है, उस जो वो रिलीजियस कम्युनिटी होती है उसके अंदर एक क्वेस्ट आ जाती है, उसके अंदर एक डिजायर आ जाती है डेट आई वांट माय पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर एनी अदर रिलीजन। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है वोटर्स का रिलीजियस लाइंस पे, तो वो भी एक फॉर्म है किस चीज की? कम्युनल पॉलिटिक्स की। और लास्ट है कम्युनल वायलेंस। जब रिलीजन के नाम पे रियोट्स होते हैं, मैसेक्टर होता है, वायलेंस होता है, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। Let's move to the next question. State how caste inequalities are still continuing in India। मतलब आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से आज भी जो कास्ट इनइक्वालिटीज हैं, कास्ट के बीच में जो असमानताएं हैं, वो आज भी कैसे इंडिया में कंटिन्यू कर रही हैं। आंसर, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ऑनगोइंग कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया। एक ऑफिस है डेट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये हमें कुछ एविडेंस प्रोवाइड करवाता है कि हाँ, आज भी इंडिया में जो कास्ट इनइक्वालिटीज हैं वो चल रही हैं, हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स कंटिन्यूज टू मिरर द ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की।
जो इकोनॉमिक स्टेटस है अलग अलग कास्ट ग्रुप्स का वो चेंज हो रहा है पुराने कुछ टाइम की अगर हम बात करें, बट ऑन एन एवरेज द अपर कास्ट टेंड टू हैव हायर इकोनॉमिक स्टेटस। जो अपर कास्ट होती हैं उनका जो है आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस एज कम्पेयर टू द लोअर कास्ट वो काफी ज्यादा हाई है। वाइल दलित्स एंड आदिवासीज फेस ग्रेटर इकोनॉमिक चैलेंजेस, जबकि जो दलित्स हैं या फिर आदिवासीज हैं यानी जो लोअर कास्ट हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं फेस कर रहे हैं। द बैकवर्ड क्लासेस फॉल समवेयर इन बिटवीन, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में मिडिल ऑन कहीं जो है वो उनका स्टेटस है। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी परसिस्ट डिस्पाइट एफर्ट्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए इन लोअर कास्ट की सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, उसके बावजूद भी ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो कंटिन्यू करती है कास्ट के बीच में। सेकंड, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ऑल्दो पॉवर्टी एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल कास्ट, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कास्ट में सारे जो पीपल हैं इसके वो सारे पुअर हैं, इस कास्ट के सारे जो पीपल हैं वो सारे रिच हैं, नहीं। पॉवर्टी जो है वो हर कास्ट के किसी ना किसी मतलब इंसानों में एग्जिस्ट करती है। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन वेरीज सिग्निफिकेंटली, और उनका प्रोपोर्शन भी वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, बीपीएल जो है, उनका भी नंबर जो है वो वेरी करता है। The lowest caste such as Dalits and Adivasis are disproportionately affected by extreme poverty compared to the upper caste। लेकिन जब इन लोअर कास्ट को जैसे कि दलित्स है, आदिवासीज है, इनको कंपेयर किया जाता है अपर कास्ट से, तो जो दलित्स और आदिवासीज हैं लोअर कास्ट है, इनका जो नंबर होता है बीपीएल में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अपर कास्ट। Meanwhile, the backward classes experience poverty rate somewhere in the middle, और दोबारा वही अगर हम backward classes की बात करें तो ये कहीं ना कहीं upper caste और lower caste के middle में lie करती हैं। They are from the middle class. This disparity underscores the deep-rooted inequalities that persist in Indian society based on caste। इस तरीके की जो disparity हैं ये हमें दिखा रही हैं कि inequalities आज भी हमारी सोसाइटी में exist करती हैं, किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। सो द क्वेश्चन इज दैट कि किस तरीके से आज भी कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में कंटिन्यू करती हैं। पहला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक फील्ड में भी इकोनॉमिक स्टेटस हर तरीके के लोगों का है हमारे पास, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, मिडिल क्लासेस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो अपर क्लासेस होती हैं उनके सामने उनका इकोनॉमिक स्टेटस ठीक होता है, जबकि जो लोअर क्लासेस होती हैं जैसे कि दलित्स है, आदिवासीज है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस एज कम्पेयर टू द हाई क्लास वो जो है मतलब पुअर की कैटेगरी में जो है ज़्यादातर आते हैं। इसी तरह एक्सट्रीम पॉवर्टी हर कास्ट के लोगों में प्रिवेलेंट है और रिचनेस भी हर कास्ट के लोगों में प्रिवेलेंट है, लेकिन एज आ मतलब प्रोपोर्शन के उस पर अगर हम कंपेयर किया जाए तो जो नंबर है लोअर कास्ट के लोगों का, जैसे दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग आज भी ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है रह रहे हैं। तो इस तरीके पे हम कह सकते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में आज भी कंटिन्यू करती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State two reasons to say that caste alone cannot determine election results in India. Answer. दो रीजंस ऐसे बताइए कि आप कह सकते हैं कि जो कास्ट है वो सिर्फ अकेले हमारे इलेक्शंस रिजल्ट्स को डिटरमाइन नहीं करती, कास्ट के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो इलेक्शंस रिजल्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। एक्सप्लेन कीजिए। टू रीजंस व्हाई कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया आर। दो रीजंस हैं हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ कास्ट जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स डिटरमाइन नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फर्स्ट, डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल कास्ट। इंडिया में कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे एक सिंगल कास्ट ही रहती है, जिसमें डोमिनेशन किसका है? सिर्फ एक सिंगल कास्ट का। Therefore, candidates and parties must appeal to multiple caste and communities to secure victory in election। तो इसीलिए अगर किसी कैंडिडेट को या किसी पार्टी को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर उन्हें जीतना है, उनको विक्ट्री चाहिए, तो उनको अपील करना पड़ता है, ना कि एक कास्ट को बल्कि मल्टीपल कास्ट को, मल्टीपल कम्युनिटीज को, इफ दे वांट टू विन इन द इलेक्शंस।
Winning the confidence of a diverse voter base becomes essential for electoral success. आपको कॉन्फिडेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को अलग अलग तरीके के वोटर्स का, अलग अलग कास्ट के वोटर्स का, अलग अलग कम्युनिटीज के वोटर्स का जो है कॉन्फिडेंस वो जीतना पड़ता है अगर उन्हें इलेक्टोरल सक्सेस यानी इलेक्शंस में सक्सेस अगर उन्हें चाहिए, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर कास्ट अलोन टू डिटरमाइन इलेक्शन आउटकम्स। और इसीलिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है कि सिर्फ जो कास्ट है वो अकेला मतलब इलेक्शन रिजल्ट को, इलेक्शन आउटकम्स को डिसाइड कर सकता है, ऐसा नहीं होता। तो वोट बैंक डायनामिक्स, while certain parties may be associated with specific caste or communities, कुछ कास्ट या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं या लिंक्ड अप होती हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट से या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से। एग्जांपल हमारे पास BSP है, बहुजन समाज पार्टी, जो सिर्फ जो बहुजन से यानी जो लोअर कास्ट हैं जैसे कि SC है, ST है, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। लेकिन फिर भी नो पार्टी कैन क्लेम टू विन द वोट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। फिर भी वो पार्टी जो है ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसको उस कास्ट के सारे मेंबर्स जो है वोट कर रहे हैं। बिल्कुल एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है इस कास्ट का जो इस पार्टी को वोट नहीं दे रहा। When people refer to a caste as a vote bank for a particular party, it typically means that a significant proportion of voters from that caste support that party. जब लोग ये बात करते हैं कि ये कास्ट इस पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक है, तो इसका मतलब है कि उस कास्ट के एक प्रोपोर्शन के लोग यानी मैक्सिमम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सब लोग। However, there are always variations in voting preference within each caste, making it difficult for caste alone to dictate election result. इसीलिए हमेशा जो हर कास्ट की जो वोटिंग प्रेफरेंस होती है कि वो किस चीज़ पे वोटिंग कर रहे हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है कि ये कहना कि सिर्फ कास्ट जो है वो अकेली इलेक्शंस रिजल्ट्स को डिटरमाइन करती है, ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन में हमें दो रीजंस बताने थे कि कैसे सिर्फ कास्ट अकेली जो है इलेक्शंस रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं करती, कुछ और फैक्टर्स भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला था डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंडिया में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है जहाँ पे सिर्फ कोई एक सिंगल कास्ट ही जो है रिसाइड करती है वहाँ पे रहती है। उसके अलावा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को जीतना है तो वो एक कास्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते, उसे सारी वहाँ पे जितनी कास्ट हैं, जितनी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही है, उनको सबको अपील करना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है, सबका विश्वास है वो जीतना पड़ता है अगर उन्हें इलेक्शंस में जीतना है। तो अकेली एक कास्ट जो है वहाँ के रिजल्ट्स डिटरमाइन नहीं करती। वोट बैंक डायनामिक्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो होती हैं कि वो पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, लेकिन फिर भी उस पॉलिटिकल पार्टी को वो एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी के सारे लोग वोट नहीं देते। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो सकता है मैक्सिमम लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल उस पार्टी को वोट देता है ये जरूरी नहीं होता। तो ये वोट डायनेमिक्स जो है चेंज होते रहते हैं। इन दोनों बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ कास्ट अकेली जो है वो इलेक्शन रिजल्ट डिटरमाइन नहीं करती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। What is the status of women's representation in India's legislative bodies? इंडिया की legislative bodies में women का फिलहाल representation का क्या सीन है, कितना representation उनके पास है? Currently, there are over 10 lakh elected women representatives serving in rural and urban local bodies across India. अगर हम local bodies की बात करें, चाहे वो rural level पे है, चाहे वो urban पे है, तो वहाँ पे कितनी women है फिलहाल? वहाँ पे अप्रोक्स 10 लाख की तकरीबन जो है elected women जो वहाँ पे working है। Advocates and activists for women's rights have long been advocating for similar reservation policies at the national level, specifically for at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies to be reserved for women. तो वो एडवोकेट जो वुमेन के राइट्स की बात करते हैं, वो एक्टिविस्ट जो वुमेन के राइट्स की बात करते हैं, वो कह रहे हैं, एक बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड कर रहे हैं कि इसी तरीके का रिजर्वेशन जो है जैसा लोकल बॉडीज में दिया गया, इसी तरीके का रिजर्वेशन जो है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन को मिलना चाहिए। लोकल लेवल पे क्या है, लोकल लेवल में या पंचायती राज बॉडीज पे 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं और इस वजह से उनका जो प्रोपोर्शन है लोकल बॉडीज में वो बढ़ रहा है
है, लोकल बॉडीज में कितनी वुमेन वर्किंग है? अप्रॉक्स 10 लाख ऑफ द वुमेन आर वर्किंग इन द लोकल बॉडीज। बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं या बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इसी तरीके का 1/3 ऑफ सीट्स जो है रिजर्व की जाए वुमेन्स के लिए, कहाँ पे? नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, लोकसभा में भी और कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे भी। However, despite efforts to introduce a bill proposing this reservation, it has been pending before the parliament for over a decade. इतने सारे efforts के बाद कि इस चीज़ के रिगार्डिंग एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, उसके बावजूद ये बिल जो है पेंडिंग पड़ा है कहाँ पे? पार्लियामेंट में पिछले कुछ एक सालों से, ओवर अ डिकेड, यानी पिछले कुछ 10-15 सालों से। Unfortunately, there is no consensus among all political parties regarding this issue, leading to the bill not being passed into law. Unfortunately, इस चीज़ के ऊपर political parties में कोई consensus यानी कोई सहमति नहीं है कि हमें वुमेन्स को रिजर्वेशन देना चाहिए, और इस वजह से ये जो बिल है ये लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। So this is the status of the women in the political area. Next question. Mention any two constitutional provisions that make India a secular state. ऐसे कोई दो constitutional provisions बताइए जो ये बताते हैं कि इंडिया क्या है, कि इंडिया एक secular state है। First, the fundamental right to freedom of religion in the Constitution guarantees individuals the right to practice, profess and propagate any religion of their choice without interference. जो पहला जो एस्पेक्ट है जो हमें ये बता रहा है, पहला प्रोविजन कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वो ये है कि इंडिया में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स जो है हर इंडिविजुअल को दिया गया है, और उस राइट के तहत हर इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन जो उसकी पसंद का है उसको प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है, प्रोपागेट कर सकता है एंड प्रोफेस कर सकता है, और उसके साथ उस रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा, उसके रिलीजन के मैटर्स में उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। Additionally, the Constitution upholds the principle of equality by prohibiting discrimination on the basis of religion. इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर रिलीजन को इक्वालिटी देता है कि किसी भी रिलीजन के नाम पर किसी भी इंडिविजुअल्स के साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस एंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू इक्वल ट्रीटमेंट। ये चीज़ ये श्योर करती है कि हर इंडिविजुअल को जो है रिलीजियस बेसिस पे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। उनके रिलीजियस बिलीव्स के नाम पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो कौन से ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है? पहला प्रोविज़न ये है कि इंडिया में हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो अपनी पसंद के किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपागेट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ना स्टेट इंटरफेयर करेगा, ना कोई और उस मैटर में इंटरफेयर करेगा। सेकंड प्रोविजन ये है कि इंडिया में किसी भी इंसान के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ आप रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ना एजुकेशन में, ना जॉब्स में, किसी भी बेसिस पे नहीं। सो दीज आर द टू प्रोविजंस व्हिच मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। नेक्स्ट वन, When we speak of gender divisions, we usually refer to, जब हम gender divisions की बात करते हैं कि इस बेसिस पे gender divisions हो रहा है, हम जनरली किस चीज़ की बात करते हैं? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन के बीच में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं? नहीं, वो साइंटिफिक टर्म होती है, इट इज नॉट ऑफ जेंडर डिविजन्स। अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन, जब सोसाइटी कुछ अनइक्वल रोल जो है वो साइन करती है, देती है मैन और वुमेन को, उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर डिवीजन बोलते हैं। अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशो, चाइल्ड का जो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो है उसमें डिफरेंसेस हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द जेंडर डिवीजन। दी एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज, बहुत सारी डेमोक्रेसीज में आज भी वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द जेंडर डिवीजन। सो आवर आंसर इज unequal roles assigned by society to men and women, it is related to the gender division. Gender division की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन unequal roles की जो सोसाइटी ने मैन और वुमेन के लिए क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, इंडिया में वुमेन्स के लिए सीट्स किस बॉडी में रिजर्व की गई हैं? लोकसभा में नहीं, इंडिया में वुमेन के लिए सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं, यहाँ पे भी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व नहीं है।
कैबिनेट्स में नहीं, यहाँ पे भी वुमेन के लिए सीट रिजर्व नहीं है। वुमेन के लिए इंडिया में 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं। कहाँ पे? पंचायती राज बॉडीज में, जिनको हम हमारी लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement on the meaning of communal politics. Communal politics is based on the belief that, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट कम्युनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग सही है। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू डेट ऑफ अदर्स। जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती हैं उनका बिलीफ ये होता है कि एक रिलीजन वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है। हाँ, उनका व्यू पॉइंट ये होता है कि एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। B. People belonging to different religions can live together happily as equal citizens. वो लोग जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, क्या वो एक साथ खुश रह सकते हैं? ऐसा कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं मानती। कम्युनल पॉलिटिक्स मानती है कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग रहना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खुश नहीं रहना चाहिए। सो बी ऑप्शन इज नॉट राइट। फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग होते हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी होते हैं। जी हाँ, कम्युनल पॉलिटिक्स ये मानती है कि जो एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं उसे सिर्फ उसी कम्युनिटी से के साथ जो है बिलोंग करना चाहिए। इट इज ट्रू। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर। डी कहता है कि जो स्टेट की पावर है उसको यूज नहीं करना चाहिए एक कम्युनिटी का डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरी कम्युनिटी पे। नहीं, ये सही नहीं है। कम्युनल पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टेट पावर को यूज किया जाना चाहिए एक रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरी कम्युनिटी पे। सो दिस इज आल्सो नॉट राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनल पॉलिटिक्स? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट कम्युनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ठीक है? सो ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट द कम्युनल पॉलिटिक्स। This is not, this option is your right. So answer is A and C. Next one. Which among the following statements about India's constitution is wrong? इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? आपको गलत चूज करने की कौन से स्टेटमेंट गलत है। ए प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को जो है प्रोहिबिट करता है, बैन करता है। इट इज ट्रू। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। इंडिया में क्या किसी एक रिलीजन को कोई ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है? नहीं, इंडिया में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया। सो दिस इज रॉन्ग रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। जी हाँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि आप अपनी मर्जी के किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपागेट कर सकते हैं। डी एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एंश्योर करता है कि हर रिलीजियस कम्युनिटी में हर जो इंडिविजुअल है वो इक्वल हो, किसी के साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज योर बी, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं देता। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया। हमने अपने चैप्टर में 3 तरीके की सोशल डिविजन्स की बात की, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। जेंडर डिविजन्स जो होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह एप्लीकेबल हैं। रिलीजन जो डिविजन्स हैं वो भी मोस्टली वर्ल्ड के कंट्रीज में जो है एप्लीकेबल हैं, लेकिन अकेली ऐसी कास्ट डिविजन्स होती है जो सिर्फ क्या है, पेक्यूलियर है, कहाँ पे, इंडिया में है। ऐसी कौन सी सोशल डिवीजन है जो सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट होती है? दैट इज द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट आर पेक्यूलियर ओनली टू इंडिया। नेक्स्ट वन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answers using the codes below. आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है। A person who believes in equal rights and opportunities for women and men. एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि वुमेन और मैन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। सेकंड, A person who says that religion is the principal basis of community. एक ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी का बेस क्या होना चाहिए? रिलीजन होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कम्युनलिस्ट। थर्ड, अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। एक ऐसा पर्सन जो ये सोचता है कि हमारी कम्युनिटी का बेस क्या होना चाहिए? कास्ट होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कास्टियस्ट।
Fourth, a person who does not discriminate others on the basis of religious belief. एक ऐसा पर्सन जो किसी भी रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे या किसी भी रिलीजन के साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्युलरिस्ट. सो दीज आर योर ऑप्शंस. ए, बी ऑप्शन, सेकेंड A option, third, fourth, and fourth option number C. So your option number B is the correct answer. So we have done with the questions of this chapter. In the next video, we will start our next chapter, that is political parties. Thank you.